और जिस तरीके से दावे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो दावे हकीकत में बदले और यहाँ पर अनिल शर्मा बड़े पैमाने पर जीत गए हैं, बड़े मार्जिन से दरअसल यहाँ पर जीते हैं। और ये एक्सपेक्टेशंस थी कांग्रेस पार्टी को और लोगों को भी। बड़ी चीज है ये, क्योंकि ताजा अपडेट ले लेते हैं। दरअसल रौनक जो है हमारे सहयोगी वो जुड़ गए हैं। रौनक, बड़ी खबर तो आ चुकी है, अब आप बता दीजिए कि क्या माहौल है वहां पर। ऑफिशियल ऐलान हो गया, औपचारिक ऐलान हो गया है अनिल शर्मा की जीत का? जी बिल्कुल, देखिए फाइनल रिजल्ट सबके सामने है और यहाँ पर वोटिंग जो काउंटिंग चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी 26,800 के मतों से यहाँ पर जो अनिल शर्मा उन्होंने जीत यहाँ पर दर्ज की और बीजेपी को यहाँ पर 26,000 वोटों से हराया है। तो कहीं ना कहीं देखिए भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं, कांग्रेस में सक्रिय रहे और आज बड़ी जीत हासिल यहाँ पर की है। काउंटिंग यहाँ पर कंप्लीट की जा चुकी है। अगर बात की जाए सुबह से, क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। लगातार काउंटिंग चल रही थी और हर राउंड में देखिए आप कांग्रेस तो जो है लगातार बढ़त बनाए हुए थी। और आज आप देखिए वहीं पर मौजूद है जहां पर वोटिंग काउंटिंग हुई और यहाँ पर कुछ ही देर में अभी विक्ट्री साइन जो है वो अनिल शर्मा खुद दिखा रहे थे और एक संदेश दे रहे थे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 4 सालों में काम किया, भंवरलाल शर्मा ने काम किया और अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस पर जनता ने एक बार फिर मोहर लगाई है। और कहीं ना कहीं देखिए ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने सरदार शहर और बीकानेर में जो विजिट की उस दौरान कहा था कि देखिए 6 उपचुनाव हमने जीते और 7वां हम जीत के दिखाएंगे, और उनकी कही बात सही साबित हुई। एक बड़े मार्जिन के साथ उपचुनाव सरदार शहर में जो है वो जीत यहाँ पर कांग्रेस ने दर्ज किया। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर मिठाइयाँ जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ एक दूसरे को खिला रहे। और कहीं ना कहीं जश्न जो है चूरू जिले से लेकर सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। तो पूरी तरह से आज कांग्रेस के लिए बेहद अच्छा दिन कहा जा सकता है, जहां कांग्रेस ने चुनावी जीत हासिल की है और भंवरलाल शर्मा जो कद्दावर नेता थे उनकी सीट पहले से ही कांग्रेस का गढ़ मानी रही है। और अब जो है एक बार फिर कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल करते हुए ये एक बार और ये साबित कर दिया कि जिस तरह से पंडित भंवरलाल शर्मा ने जो काम किए उस पर जनता ने एक बार फिर मोहर लगा दी। हालांकि देखिए बीजेपी ने भी बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए थे पूरे इस चुनाव को लेकर। बड़े नेताओं ने यहाँ पर बड़ी जनसभाएं की थी, जनसंपर्क किया था और एक बार फिर अशोक पिंचा जिन्होंने भंवरलाल शर्मा को 2008 में चुनाव हराया था उन पर एक बार फिर दाव खेला था। लेकिन एक बड़े मार्जिन के साथ अशोक पिंचा यहाँ पर जो अनिल शर्मा से यहाँ पर हार गए। और ये कहा जा सकता है कि देखिए जो खेल आरएलपी और बीजेपी के बीच में एक छोटा मार्जिन था वो बाद में बड़े मार्जिन के तौर पर सामने आया। यानी ये कहा जा सकता है कि 46,000 वोट आरएलपी को मिले हैं, तो वहीं 64,000 वोट जो है वो यहाँ पर वो यहाँ पर जो है वो बीजेपी को मिले। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए कांग्रेस को 50% के लगभग करीब वोट यहाँ पर जो है वो मिले हैं। यानी एक बड़ा मार्जिन जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अर्जित किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत हुई है, अनिल शर्मा की जीत हुई है और उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत में भी यही कहा कि ये जीत कांग्रेस जो नेतृत्व है अशोक गहलोत की है, भंवरलाल शर्मा की है। जिन कामों को लेकर वो जनता के बीच पहुंचे थे उन्हीं कामों को मैंने याद कराया और आने वाले 1 साल में उन तमाम कामों को पूरा करेंगे जो भंवरलाल शर्मा ने जनता के साथ वादे किए थे। जी जाहिर तो पर रौनक, लेकिन इन सब के बीच में उनके वादे समझ में आते हैं कि भाई उन्होंने वादे किए थे, उनको उसका परिणाम भी मिला, वो जीत गए। लेकिन दूसरे तीसरे बीच की जो लड़ाई चल रही थी उसका क्या फासला रहा, क्या मार्जिन रहा? जी बिल्कुल, देखिए जब काउंटिंग शुरू हुई तब ये कहा जा रहा था कि आरएलपी और बीजेपी के बीच में बहुत कम मार्जिन की टक्कर चल रही है। कभी आरएलपी दूसरे नंबर पर, कभी बीजेपी दूसरे नंबर पर। लेकिन जो आखिरी रिजल्ट आया वो बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, आरएलपी तीसरे नंबर पर है, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा है। इन दोनों के बीच में भी मार्जिन बहुत बड़ा है। 44,000 के करीब वोट जो है वो यहाँ पर आरएलपी को मिले हैं और 64,000 के करीब वोट जो है वो बीजेपी को, यानी 20,000 का मार्जिन बीजेपी और आरएलपी के बीच में भी यहाँ पर निकल करके आया है सामने। हालांकि देखिए हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह के दावे किए थे, जिस तरह से जनसंपर्क किया था, एक दिन में 8 सभाएं की थी हेलीकॉप्टर के जरिए, और उस लिहाज से देखा जाए तो 44,000 वोट जो है वो यहाँ पर आरएलपी ने हासिल किए और कहीं ना कहीं सेंधमारी की है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बैंक में। और वोट बैंक की बात करूं तो बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी सेंधमारी जो है वो यहाँ पर आरएलपी ने की है। हालांकि जिस तरह से आप देखिए लोकसभा चुनाव लड़ा गया था
2019 में, उसमें आरएलपी के साथ गठबंधन हुआ था बीजेपी का, और वहां पर आप देखिए 25 सांसदों में से 24 बीजेपी ने लड़ाए थे और एक हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी से लड़ा था। तो कहीं ना कहीं आप देखिए आरएलपी और बीजेपी का गठबंधन रहा था। अगर जिस तरह की खबरें आ रही थी लगातार कि आरएलपी बीजेपी को समर्थन दे या कांग्रेस को समर्थन दे, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया कि देखिए ना तो हम कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ है, और हम पूरी तरह से दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बयानबाजी भी उन्होंने खुलकर की, बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। लेकिन अब जिस तरह की तस्वीर है वो साफ है, उपचुनाव सरदार शहर में कांग्रेस ने बाजी मारी है और यहां पर अनिल शर्मा ने एक बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की है। जी, मतलब अब कांग्रेस के कैंडिडेट हों चाहे कांग्रेस के बड़े लीडर्स हों, वो कुछ भी कहें कि हमारा विकास की लहर चली है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी, जिसका जिक्र भी आपने किया रौनक, कि आरएलपी ने इतने अच्छे खासे वोट काटे हैं जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ है, और ये बहुत बड़ी वजह है पिंचा के इतने पीछे जाने की। जी बिल्कुल, देखिए आप देखिए जिस तरह से विचारधाराओं का मतभेद है, उसके बावजूद भी आरएलपी और बीजेपी ने पहले गठबंधन किया। अब विचारधाराएं अलग हैं, मुद्दों को लेकर हनुमान बेनीवाल बीजेपी से अलग हो गए, केंद्र सरकार के साथ खड़े थे लेकिन अब अलग हो गए। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ आप देखिए बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बात रिजल्ट की होती, बात परिणाम क्या आए? परिणाम ये आए हैं कि बीजेपी के वोट बैंक पर पूरी तरह से सेंधमारी जो है वो यहां पर आरएलपी ने की है, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सत्ता में बैठी कांग्रेस और साथ ही साथ भंवरलाल शर्मा का जो व्यक्तित्व है, उन दोनों का फायदा जो है वो अनिल शर्मा प्रत्याशी जो है कांग्रेस के, उनको यहां पर मिला एक बड़ी मार्जिन के साथ। 91,000 वोट्स यहां पर आप देखिए, 91,000 वोट यहां पर कांग्रेस को मिले हैं। बड़ा वोट कहा जा सकता है, वोट कास्ट हुई है कांग्रेस को लेकर के। और दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बड़ा मार्जिन है, 26,000 का मार्जिन है, फर्क आया है। तो ये कहीं ना कहीं अब बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि एक साल बाद जब वो विधानसभा चुनाव में उतरे तो किन मुद्दों के साथ उतरे। ये कहीं ना कहीं उपचुनाव की हार से बीजेपी को सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए जब आप जनता के बीच पहुंचेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि उपचुनाव क्यों हारे, किन वजह से हारे। और अब आला कमान जो है बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं प्रदेश के बैठे जो मुखिया है या प्रदेश अध्यक्ष है उनसे सवाल जवाब करेंगे कि इतनी ताकत झोंकने के बाद, वरिष्ठ नेता को चुनाव में उतारने के बाद क्यों हारे। इस पर मंथन बीजेपी जरूर करेगी। लेकिन अब जो तस्वीर हो ये है कि कांग्रेस में जश्न है, बीजेपी मायूस है। आरएलपी की अगर बात करें तो वो वोट काटकर भी लगता है खुश नजर आएगी। जी, ये सारी बातें ठीक है, अनिल शर्मा जी जीत गए और एक तरफा जीते, लैंडस्लाइड जीत गए तो गलत नहीं होगा। लेकिन अब इसके आगे उनके सामने क्या चुनौतियां रहेंगी रौनक, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे ग्राउंड के हालात। अब चूंकि अब समय जो है अब ज्यादा रह नहीं गया है, 1 साल के लिए विधायक बने हैं मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो ऑन पेपर्स, और इन बिटवीन क्या अहम चुनौतियां उनके सामने होगी, क्या वो उन चुनौतियों पर खरे उतर पाएंगे? क्योंकि इसके बाद जो 1 साल बाद दोबारा से इसी विधानसभा में चुनाव होंगे पूरे प्रदेश के साथ साथ में। अब वैसे भी कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां जो अनिल शर्मा फेस करेंगे, पहली बार विधायक बने? जी बिल्कुल, देखिए पहली बार विधायक बने, लेकिन 1995 में नगरपालिका के चेयरमैन भी बने हैं। तो कहीं ना कहीं एक लंबा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है अनिल शर्मा के पास, और पिता की विरासत भी है उनके पास। तो कहीं ना कहीं एक लंबा अनुभव जो है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर उनके पास है। लेकिन चुनौतियां रहने वाली, क्योंकि समय सिर्फ 1 साल का है, 1 साल का भी नहीं, उससे कम है, क्योंकि उससे पहले चुनाव से पहले लग जाएगी आचार संहिता। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 10 महीने के करीब जो का समय जो है वो यहाँ पर अनिल शर्मा के पास में। और वो ये भी कहा जा सकता है कि उनके पास उनके पिता के कहे गए जो वादे हैं जनता से वो पूरा करने का समय अब, क्योंकि देखिए जनता ने कांग्रेस को चुना है तो सत्ता में बैठी कांग्रेस के जो मुखिया अशोक गहलोत है उन पर भी जिम्मेदारी है कि सरदार शहर की जनता ने कांग्रेस को दिल खोलकर वोट दिया है, अनिल शर्मा को यहाँ पर विधायक बनाया, जिताया है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जरूर होगी अशोक गहलोत पर भी, गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स पर कि सरदार शहर में जो के बचे हुए जो मुद्दे हैं उन पर काम किया जाए। और अनिल शर्मा कहीं ना कहीं अपनी पुरजोर आवाज जो है वो नेतृत्व के सामने रख सकते हैं कि देखिए जनता ने मुझे चुना है, भारी मार्जिन के साथ मुझे जिताया है। तो कहीं ना कहीं अब वहाँ जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो मुद्दे हैं या समस्याएं, उनका समाधान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब समय बहुत कम है अनिल शर्मा के पास। 1 साल के बाद फिर से चुनाव उनके सर पर होंगे, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। तो ये भी निश्चित है कि अगला चुनाव ये खुद ही लड़ने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं दो राय नहीं कही जा सकती। लेकिन
अब इंतजार ये करना होगा कि जो वादे भवरलाल शर्मा ने किए थे या जो अनिल शर्मा ने बहुत महज कम समय में चुनाव प्रचार के दौरान जो जनता के बीच पहुंचकर लोकल मुद्दे, लोकल समस्याओं की बात कही और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जो बात कही, वो उसको किस तरह से लेकर जाते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके सामने चुनौती जरूर होगी। जाहिर तौर पर उनके सामने चुनौतियां होंगी, लेकिन अब पिंचा का क्या होगा? पिंचा साहब क्या करेंगे इसके आगे? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। 2008 का बड़ा समय हो गया जब जीत की माला उन्होंने पहनी थी, उसके बाद से कंटिन्यूसली उनका जो है इंतजार वो चलता जा रहा है। अब ऐसे में पिंचा के भविष्य को लेकर भी अब बड़ी चिंता होगी उनको। जी बिल्कुल, देखिए पिंचा की बात करें, अशोक पिंचा की बात करें, वरिष्ठ नेता है, भाजपा के नेता है, भाजपा लगातार उन पे दाव खेलती रही है भवरलाल शर्मा के सामने, क्योंकि देखिए जब सरदार शहर चुनाव की बात आती है तो भवरलाल शर्मा के सामने हमेशा से अशोक पिंचा का नाम आया, उन्हीं को भाजपा ने बड़ा कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। हालांकि एक बार वो जीते हैं भवरलाल शर्मा से, लेकिन लगातार उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चूंकि इस चुनाव को बड़े चुनाव के तौर पर इसलिए देखा जा रहा था क्योंकि भवरलाल शर्मा के बेटे चुनावी मैदान में थे। हालांकि अभी फिलहाल बीजेपी हार का मंथन करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इस हार के पीछे वजह क्या है। अशोक पिंचा की राजनीति कहें, उनके जनता से संपर्क कहें, संवाद कहें, बीजेपी के नाम पर लोगों ने वोट दिए, अशोक पिंचा को वोट दिए, ये अभी मंथन करना होगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अशोक पिंचा हारे हैं लेकिन उन्हें वोट अच्छे मिले, ये कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए अगर 65,000 के करीब वोट मिले हैं, इसका मतलब भाजपा और भाजपा के प्रत्याशी को लोगों ने वोट दिया है। लेकिन अब हार की वजह क्या है, अशोक पिंचा का पार्टी किस तरह से निर्णय लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और भाजपा क्या निर्णय लेती है, इस पर भी मंथन जो है वो भाजपा करेगी, ऐसा लगता है। जाहिर तौर पर रौनक, और साथ साथ में आप जानकारी दे रहे हैं और एक दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपके साथ में रौनक, वो पीसीसी दफ्तर के बाहर की जश्न की तस्वीरें हैं। और ये जो जश्न मनाया जा रहा है वो जश्न नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो वो ऐलान कर रही है कांग्रेस पार्टी कि हमने यहाँ पर इतने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है, तो अब तैयार हो जाइए आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग कुछ इसी जोश के साथ, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक बढ़त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लेती नजर आई। और इस विधानसभा चुनाव में आप कह सकते हैं कि इसको कई कांग्रेसी नेता, कई राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि ये तो भाई सेमीफाइनल है 2023 का, जनता का मूड पता चलेगा। लेकिन जो बीजेपी है वो लगातार जो है वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रही थी और ये साबित करने की कोशिश लगातार कर रही है अपने रथों के माध्यम से कि लोगों में आक्रोश है, जन आक्रोश है। लेकिन जन आक्रोश शायद जो है सरदार शहर के लोगों में नहीं है, ये बात जो है यहाँ पर साबित कर दी है सरदार शहर के लोगों ने। रौनक, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा, चूंकि आप पूरा चुनाव कवर किए हैं, आप गांव गए हैं, खेत खलियान गए हैं, आप शहरी क्षेत्रों में आपने कवर किया है, आप सब जगह गए, तो ज्यादातर लोगों की जो मूड था वो क्या नजर आया था? क्योंकि एक होता है ना कि भंवरलाल जी के श्रद्धांजलि के तौर पर वोट दे रहे हैं, जैसा कि हमने मैनपुरी में देखा मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि के तौर पर उनको वोट दिया गया, एक तरफा वो जीत रहे हैं, एक तरफा यहाँ पर भी जीते, तो श्रद्धांजलि वाला वोट ज्यादा नजर आया, या ये मुद्दा बहुत हावी रहा, या स्थानीय विकास के मुद्दे हावी रहे, या जातिगत फैक्टर ने बहुत बड़ा भूमिका निभाई तो जाके आरएलपी को इतने वोट मिले? नजर क्या आ रहा था उस वक्त, और क्या आपको जो उस वक्त नजर आया वही नतीजों में आप देख पा रहे हैं रौनक? निश्चित तौर पर देखिए जब घोषणा हुई थी अनिल शर्मा के नाम की, उसके बाद से ही लगातार देखिए चर्चाएं थी कि चुनाव कांग्रेस जीतने वाली है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी बड़े दावे कर रहे थे इस पूरे चुनाव के दौरान कि हम जीतने वाले हैं। अशोक गहलोत अपनी तमाम योजनाओं को गिनाते हुए नजर आए, कोविड में जो काम किए उनको गिनाते हुए नजर आए, और गांव-गांव में जिस तरह से विकास कार्यों को सरकार द्वारा किया जा रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस अशोक गहलोत ने डाला था। 2 बड़ी जनसभाएं की थी, और चूंकि देखिए सत्ता में बैठी कांग्रेस की साख जो है वो दाव पर थी। अगर कांग्रेस ये चुनाव हार जाती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दाग जो है वो कांग्रेस के इस चुनावी रण में लगने वाला था, क्योंकि अगले साल जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है कि वो एक बार फिर रिपीट करने जा रही है, इस तरह का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन समझना ये होगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने बिसात बिछाई, पूरी तरह से तमाम नेताओं को यहां भेजा, अशोक गहलोत खुद बड़ी सभाओं को यहां पर करते रहे, और कहीं ना कहीं एक संदेश यहां से देने की कोशिश की कि सत्ता में बैठी कांग्रेस जनता के काम करने के लिए तैयार है, गांव-गांव ढाणी से लेकर शहरी कस्बों तक तमाम कामों को वो कर रही है। और अनिल शर्मा को मैदान में उतारने के पीछे भी शायद कांग्रेस की यही मंशा रही होगी, क्योंकि लोगों का जुड़ाव भंवरलाल शर्मा के साथ हमेशा से बना रहा है, और कांग्रेस का गढ़ रहा है ये सरदार शहर का। ठीक है रौनक, मैं लौटूंगा। हमारे सहयोगी जो है
जयपुर से भी कनेक्ट हो गए हैं और चूंकि ढाणी से लेकर राजधानी तक माहौल देखने को मिल रहा है। जयपुर में क्या माहौल है बताएं जरा, क्या तस्वीरें, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं, पटाखे फट रहे, जश्न मनाया जा रहा है और एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जबरदस्त माहौल है कांग्रेस के फेवर में पूरे प्रदेश में। अनूप जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पीसीसी कप पर जश्न का माहौल चल रहा है। सरदार शहर के अंदर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल करी है। इसी को लेकर के जो पीसीसी के सदस्य हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर लड्डू खिला रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, ढोल लगाने यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और खुशी का इजहार किया जा रहा है। कांग्रेस की एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, उसको लेकर कांग्रेसियों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और वहीं आज जो सरदार शहर के उपचुनाव हुए, उसके अंदर जो जीत मिली है अनिल शर्मा को, उसका जश्न पीसीसी के अंदर मनाया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है, आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से वो जश्न को मना रहे हैं। किस तरीके से जश्न को मना रहे हैं आप? आज जश्न मनाया जा रहा है। अरे हमारी सरदार शहर सीट एक भारी बहुमत से हम लोगों ने जीती है। निश्चित तौर पे सरकार के जो विकास काम के जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं और आज हम लोगों ने सरदार शहर सीट जो जीती है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारी सरकार के विकास के काम निश्चित जनता ने सराहे हैं और सराह करके जो निर्णय दिया जनता ने, ये हमारे लिए एक सराहनीय है। और हमारे लिए जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसके अंदर सब में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। निश्चित तौर के ऊपर ये भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसमें हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राहुल गांधी, माननीय सोनिया गांधी जी और हमारे नवनियुक्त प्रभारी आदरणीय रंधावा जी आए हैं। उनके पग फेरा ये कह रहा है कि अगली सरकार हमारी आएगी। हमारे साथ और भी जुड़े हुए, उन्हीं से भी जानते हैं किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं सरदार शहर के तमाम जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको बधाई देना चाहूँगा, उनका साधुवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को वो जन जन तक लेके गई, इसमें सरकार की हमारी जो योजनाएं हैं, संगठन का बेहतरीन समन्वय है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने जिस प्रकार से लोगों को वहाँ पर जिम्मेदारी दी वो लेके गए। जनता ने हम पे बार बार जो आशीर्वाद दिया है, हम जनता का करबद्ध निवेदन करते हैं, हमारे पे और जवाबदेही बढ़ी है, जिम्मेदारी बढ़ी है ताकि जनता की और सेवा कर पाए। हमारे साथ आपका क्या कहना है? देखिए, 2023 का जो रन है, यहाँ विधानसभा के चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल था और ये सेमीफाइनल दर्शा रहा है कि अब फाइनल हम जीतेंगे। निश्चित तौर पे 2023 में वापस कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी और जो राजस्थान की परंपरा जाहिर तौर पर अनूप और ये जोश हाई नजर आ रहा है। सरदार शहर से लेकर जयपुर तक, राजधानी तक ये पूरा माहौल बना हुआ है और क्योंकि मौका मिला है कांग्रेस पार्टी को जश्न में सराबोर होने का, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को भी तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है। इन बिटवीन सरदार शहर भी जीत लिया, सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है, नए प्रभारी भी आए रंधावा जी, उनके लिए भी बड़े शुभ संकेत है और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी शुभ संकेत है क्योंकि हिमाचल में भी जीते हैं, सरदार शहर में भी जीते, ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत शुक्रिया अनूप इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारियों। रौनक आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये पल पल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि सरदार शहर का जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और उसमें उस लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात हो रही थी, वो लैंडस्लाइड विक्ट्री यहां पर दर्ज करने में कामयाब रहे अनिल शर्मा। अब राजनीति में जो उनको विरासत में जो मिली, अब उसको किस तरीके से वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक साल बाद ही जो है जो मेन चुनाव होंगे, मुख्य चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें फिर एक बार उनको उतरना पड़ सकता है। अब ऐसे में उनके सामने बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में खबर यह है कि जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के वो यहां पर जीत चुके हैं। बड़ी कवरेज लगातार चुनाव उपचुनाव पर जारी रहेगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होगा। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।